क्या मतलब? कौन हो तुम? उसने बुरी तरह से चौंकते हुए कहा। जाशाल। शंकारा ने उसके सामने कुर्सी पर बैठते हुए बड़े इत्मीनान से कहा। जाशाल? ओ, तो तुम्हें प्रभु जाशाल ने भेजा है, मगर क्यों? वो तो सुनहरी नकाबपोश ने हैरान और चौंकते हुए लहजे में कहा। अपने आदमियों को बाहर भेजो, मैं तुम्हें प्रभु जाशाल का एक जरूरी पैगाम देने आई हूँ। शंकारा ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। मशीन गन बरदार नकाबपोश उसके पीछे खड़े थे। उसकी आंखों में देखते हुए सुनहरी नकाबपोश को एक हल्का सा झटका लगा था। उसने मशीन गन बरदारों को इशारा किया तो वो सर हिलाते हुए वापस मुड़ गए और उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। मेरी तरफ देखो, शंकारा ने सुनहरी नकाबपोश की जानिब सुर्ख सुर्ख आंखों से घूरते हुए कहा, जो उससे नजरें चुराने की कोशिश कर रहा था। उसकी तहकुमाना आवाज सुनकर उसने चौंक कर शंकारा की तरफ देखा, फिर जैसे लोहा मैग्नेटिक से चिपक जाता है उसी तरह उसकी नजरें शंकारा की नजरों से चिपक कर रह गई। शंकारा काफी देर तक उसकी आंखों में झांकती रही, फिर उसने इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिला दिया। हाँ, तुम भी मेरे काम के आदमी हो, तुम काफिरिस्तानी एजेंट हो और यहाँ ब्लैक ईगल्स के बॉस जैकब हो, लेकिन आज के बाद तुम्हें मेरे मातहत रहकर काम करना पड़ेगा। तुम्हारी तंजीम ब्लैक ईगल्स की चीफ मैं होंगी। अपने तमाम आदमियों को मेरे बारे में मुत्तला और अलर्ट कर दो। मेरा कोड नाम ब्लैक गर्ल होगा। शंकारा ने उसे हिदायत देते हुए कहा। ब्लैक गर्ल? सुनहरी नकाबपोश के मुंह से खौफनाक अंदाज में निकला और फिर वो मैकेनिक के अंदाज में उठकर खड़ा हो गया। वो कमरे में मौजूद एक अलमारी की तरफ बढ़ा। उसके पट खोलकर उसने उसके खुफिया खाने से एक वसीह हते अमल का ट्रांसमीटर निकाला और उसे लेकर वापस अपनी जगह पर आ गया और फिर वो ट्रांसमीटर ऑन करके अपने आदमियों को ब्लैक गर्ल के बारे में हिदायत देने लगा और फिर उसने ट्रांसमीटर बंद कर दिया। गुड, अब अपने नंबर 2 सारगल से मेरी बात कराओ। शंकारा ने उसकी तरफ से मुतमईन होते हुए कहा। सुनहरे नकाबपोश ने इस्बात में सर हिलाया और ट्रांसमीटर ऑन करके और उस पर सार्कल की मखसूस फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करके ट्रांसमीटर शंकारा को दे दिया। ट्रांसमीटर से टू टू की आवाज उभर रही थी, फिर अचानक आवाज बंद हो गई और उसके साथ ही ट्रांसमीटर पर एक बल्ब जल उठा और एक आवाज सुनाई दी। यस, बी टू अटेंडिंग यू, ओवर। दूसरी जानिब से ब्लैक ईगल्स नंबर 2 सार्गल की आवाज सुनाई दी। ब्लैक गर्ल स्पीकिंग, ओवर। शंकारा ने इंतहाई करगी से कहा। यस मैडम, ओवर। दूसरी तरफ से आने वाली सार्गल की आवाज एकदम मुअद्दबाना हो गई। तुम्हें ईगल 1 से मेरे बारे में अहकामात मिल ही चुके हैं। आज से ब्लैक ईगल्स का चार्ज मैंने संभाल लिया है। बॉस आज से मेरा नंबर 2 होगा और तुम नंबर 3 के तहत काम करोगे, ओवर। शंकारा ने कहा। यस मैडम, मैं और मेरा ग्रुप आपके तमाम अहकामात की तामील करेगा, ओवर। सार्कल की मुअद्दबाना मगर कदरे नागवार आवाज सुनाई थी। शायद सेटअप के तब्दील होने और नंबर 2 से नंबर 3 बनने से उसे धचका लगा था। गुड, सुनो, अपने तमाम आदमियों से कहो कि वो पाकिस्तान में अपनी कार्रवाइयां बंद कर दे। अब मैं उनसे जो कहूंगी उन्हें वही सब कुछ करना पड़ेगा। मैं तुम्हें एक अहम काम सौंपना चाहती हूँ, इसे गौर से सुनो, ओवर। शंकारा तेज लहजे में कहती चली गई। यस मादाम, मैं सुन रहा हूँ, ओवर। सार्गल ने कहा। पहले ये बताओ कि तुम सीक्रेट सर्विस के नुमाइंदे इमरान के बारे में जानते हो, ओवर। शंकारा ने संजीदगी से पूछा। अली इमरान, वो सेंट्रल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल सर अब्दुल रहमान का बेटा, ओवर। सर्कल की हैरत भरी आवाज आई। हाँ, मैं उसी की बात कर रही हूँ, ओवर। शंकारा ने कहा। उसके मैंने चर्चे तो बहुत सुने हैं मादाम, लेकिन मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। सिर्फ इतना मालूम है वो सेंट्रल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल सर अब्दुल रहमान का बेटा है और सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता है। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर उसके कारनामों की बड़ी धूम है। बज़ाहिर अहमक और बेवकूफ सा नौजवान है, लेकिन दर हकीकत वो दुनिया का खतरनाक तरीन एजेंट है जो अब तक सैकड़ों मुजरिमों की गर्दनें अपने हाथों तोड़ चुका है, ओवर। सार्गल ने जवाब दिया। वो किंग रोड पर मौजूद मुजाहिद बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 200 में रहता है। तुम और तुम्हारे साथी उसकी निगरानी करेंगे और वो कहाँ आता जाता है इसके बारे में तुम मुझे रिपोर्ट करोगे, ओवर। शंकारा ने कहा। यस मादाम, ओवर। दूसरी तरफ से सार्गल ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब दिया। इस बात का खास ख्याल रखना कि तुम उसकी नजरों में न आओ। अगर तुम या तुम्हारा कोई साथी उसकी नजरों में आ गया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, ओवर। शंकारा ने कहा। आप बेफिक्र रहे मादाम, इस काम में मुझे और मेरे साथियों को बेपनाह महारत हासिल है, ओवर। सार्गल ने कहा। गुड, और सुनो, मुझे पाकिस्तान की चंद अहम शख्सियात के फोटोग्राफ चाहिए। मैं तुम्हें उनके नाम बता देती हूँ, तुम जैसे भी मुमकिन हो उनके फ्रेश फोटोग्राफ हासिल करके मुझे पहुंचा दो, ओवर। शंकारा ने कहा। यस मादाम, आप मुझे उनके नाम बता दे जिनके आपको फोटोग्राफ दरकार हैं। ये काम मैं खुद करूंगा, ओवर। सार्गल ने कहा। तो शंकारा ने सार्गल को सर जवाद, सर सुल्तान और सर दावर के नाम बता दिए। सर जवाद पाकिस्तान के सेक्रेटरी वजारत खारजा का नाम था। ओ मादाम, सर सुल्तान और सर जवाद के तो फ्रेश फोटोग्राफ्स मिल जाएंगे, लेकिन सर दावर तो यहाँ के मशहूर साइंसदान हैं। वो जिस लेबोरेटरी में काम करते हैं इसके बारे में मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और न ही मुझे उनकी रिहायशगाह का कहीं से पता मिल सकता है, ओवर। सार्कल ने परेशानी के आलम में कहा।
मैं कुछ नहीं जानती, जैसे भी हो उसका पता लगाओ। मुझे सर जवाद और सर सुल्तान के साथ सरदावर का भी फोटोग्राफ चाहिए, हर हाल में, समझे तुम? ओवर। शंकारा ने पनकारते हुए कहा। यस यस मैडम, मैं कोशिश करता हूँ। ओवर। सरगल की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। कोशिश कोशिश नहीं, नॉनसेंस। मुझे हर हाल में उनके ओरिजिनल और फ्रेश फोटोग्राफ्स चाहिए। अगर मुझे इन तीनों के फोटोग्राफ्स ना मिले तो मैं तुम्हारा इस कदर भयानक हशर करूंगी जिसका तुम तस्वुर भी नहीं कर सकते। ओवर। शंकारा ने पहले से ज्यादा सख्त और खौफनाक लहजे में कहा। यस यस मैडम। ओवर। सरगल की सहमी हुई आवाज सुनाई दी। ओके, ओवर एंड ऑल, शंकारा ने कहा और उसके साथ ही उसने बटन प्रेस करके ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। मेरे लिए क्या हुक्म है मैडम? जैकब ने, जो शंकारा के सामने खामोश और मद्यपान अंदाज में खड़ा था, सहमे हुए अंदाज में कहा। तुम बाहर जाओ, मैं तुम्हें अभी बुलाती हूँ, शंकारा ने कहा तो जैकब सर हिलाकर कमरे से बाहर निकल गया। देखना इमरान, मैं तुम्हें अपने साथ अफ्रीका के जंगलों में ले जाने के लिए कैसे मजबूर करती हूँ। मैंने तुम्हें अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर न कर दिया तो मेरा नाम शंकारा नहीं। जैकब के बाहर जाने के बाद शंकारा ने नफरत ज़दा अंदाज में खुद कलामी करते हुए कहा। उसने कुछ सोचकर आंखें बंद की। चल लम्बे वो उसी तरह आंखें बंद किए बैठी रही। फिर यकलक वो यूं बौखलाकर उठ खड़ी हुई जैसे उसकी कुर्सी पर हजारों वोल्ट का करंट दौड़ गया हो। प्रोफेसर अल्बर्ट। ओ, इमरान प्रोफेसर अल्बर्ट के पास जा रहा है। वो तो बहुत खतरनाक इंसान है। वो तो कदीम विच डॉक्टरों की रूहों से बात करने का इल्म जानता है। ओ, अगर उसने इमरान के कहने पर विच डॉक्टर जाशोला की रूह को बुला लिया तो ओ नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। प्रोफेसर अल्बर्ट मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, उसने तेज लहजे में कहा और फिर उसने झपट कर मेज पर पड़ा हुआ ट्रांसमीटर उठाया और जल्दी जल्दी उसके बटन प्रेस करने लगी। हेलो हेलो, ब्लैक गर्ल कॉलिंग यू। हेलो हेलो। ओवर। ट्रांसमीटर ऑन होते ही उसने चीखते हुए लहजे में कहना शुरू कर दिया। यस मैडम, सार्गल अटेंडिंग यू। ओवर। दूसरी तरफ से ब्लैक ईगल नंबर 3 की मद्यपान आवाज सुनाई दी। सार्गल, इमरान की तरफ जाने और अपना काम शुरू करने से पहले तुम असला और अपने आदमियों को लेकर जमरुक कॉलोनी में पहुंचो। उस कॉलोनी में कोठी नंबर 11 पर हमला करो और कोठी का कोई शख्स जिंदा नहीं बचना चाहिए। पूरी कोठी को रॉकेटों और बमों से उड़ा दो। इट इज मोस्ट इमरजेंसी। ओवर। शंकारा ने बुरी तरह से चीखते हुए कहा। मगर मादाम, सार्गल ने घबराए हुए लहजे में कहना चाहा। अगर मगर मत करो, नॉनसेंस, जो कह रही हूँ करो। अगर एक लम्हे की भी देर हुई तो इसका खमियाजा तुम्हें सारी जिंदगी भुगतना पड़ेगा। ओवर एंड ऑल, शंकारा ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा और ट्रांसमीटर बंद करके मेज पर फेंक दिया। उसका सियाह चेहरा और ज्यादा सियाह हो गया था और आंखों की सुर्खी इस हद तक बढ़ गई थी जैसे उनमें यकलक अंगारे दहक उठे हों। उसके चेहरे पर शदीद बेचैनी और परेशानी उभर आई थी। वो हलक के बल गुर्रा रही थी और फिर उसने निहायत बेचैनी और परेशानी के आलम में इधर उधर टहलना शुरू कर दिया। इसे क्या कहा जाए कि जिस कार में इमरान प्रोफेसर अल्बर्ट की तरफ जाने के लिए निकला था, कुछ दूर जाते ही उसका टायर बस्ट हो गया था। इमरान चूंकि कार निहायत तेजी से चला रहा था, इसलिए जैसे ही कार का टायर बस्ट हुआ, कार को एक जोरदार झटका लगा और वो बुरी तरह से लहरा गई। इससे पहले कि कार सड़क पर मौजूद दूसरी कारों से टकरा जाती या अनबैलेंस होकर उलट जाती, इमरान ने कमाल महारत से उसे संभाल लिया और फिर उसे साइड में ले जाकर रोक दिया। कार के अचानक टायर बस्ट होने पर उसे शदीद गुस्सा आ रहा था। वो इस वक्त हाईवे पर था, यहाँ किसी दूसरी गाड़ी या टैक्सी का मिलना महाल था। वो कार रोककर नीचे उतरा और गुस्से से टायर को देखने लगा। इससे पहले कि शंकारा किसी किस्म की कार्रवाइयों का आगाज करती, वो जल्द से जल्द प्रोफेसर अल्बर्ट से मिल लेना चाहता था। प्रोफेसर अल्बर्ट का ताल्लुक अकलियती फिरके से था। वो बदरूहों को बुलाने और उनसे बात करने का पुरइसरार इल्म जानता था। इमरान को उम्मीद थी कि वो प्रोफेसर अल्बर्ट से मिलकर शंकारा के सिलसिले में जरूर कोई न कोई हल निकाल लेने में कामयाब हो जाएगा। इसलिए उसने प्रोफेसर अल्बर्ट को खास तौर पर फोन करके उसे अपने घर में ही रहने के लिए कहा था। शंकारा कहाँ गई थी और क्या करने वाली थी, इसके बारे में इमरान को कतई इल्म न था, लेकिन उसने जिस अंदाज में इमरान को चैलेंज किया था और फिर इमरान का उसके साथ ज़हनी मुकाबला हुआ था, उससे इमरान को अंदाजा हो गया था कि शंकारा किस हद तक खतरनाक साबित हो सकती है। इसलिए उसका जल्द से जल्द तदारुक किया जाना इंतहाई जरूरी हो गया था। इसके लिए या तो जोसेफ इमरान की मदद कर सकता था या फिर प्रोफेसर अल्बर्ट। जोसेफ पहले शंकारा का शिकार हो चुका था, इसलिए अब इमरान के पास प्रोफेसर अल्बर्ट से मदद लेने के सिवा कोई चारेकार न था। कार का टायर फटने से वो मकमसे का शिकार हो गया था। वापस शहर जाने के लिए या फिर प्रोफेसर अल्बर्ट तक पहुंचने के लिए अब उसे पैदल ही जाना था। हाईवे पर लिफ्ट के लिए तेज रफ्तार गाड़ियों का रोकना ट्रैफिक के निजाम में खलल डालने वाली बात थी, इसलिए वो इस किस्म का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। ये बिल्कुल नया और खासा कुशादा दो तरफा हाईवे था, जहाँ गाड़ियों की रफ्तार एक मखसूस हद से कम न की जा सकती थी। ये तो इमरान की खुशकिस्मती और उसकी मशाकी का कमाल था कि इस कदर तेज रफ्तारी में टायर बस्ट होने के बावजूद उसने कार को कंट्रोल कर लिया था और पीछे से आने वाली कारों से मुमकिन हादसे से खुद को बचा लिया था, वरना शायद उसकी कार के साथ उसके भी पुरखचे उड़ जाते।
सड़क के एक जानिब पहाड़ियां थी और दूसरी जानिब ढलान थी। इमरान कुछ सोचकर ढलान में उतर गया और एक चट्टान के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया। उसने रिस्ट वॉच से ट्रांसमीटर कॉल करके वहां किसी मेंबर को बुलाने का फैसला कर लिया था। यस, सफदर स्पीकिंग, ओवर। राब्ता कायम होते ही उसे सफदर की आवाज सुनाई दी। सफदर, इमरान बोल रहा हूँ, तुम इस वक्त कहाँ हो? ओवर। इमरान ने पूछा। मैं लिंकन रोड पर हूँ। ओवर। सफदर ने पूछा, तुम्हारे पास कोई सवारी है? मेरा मतलब है रेलगाड़ी, मालगाड़ी, बैलगाड़ी या छकड़ा गाड़ी वगैरह। ओवर। इमरान ने अपने मखसूस मूड में आते हुए कहा, जी हाँ, मेरे पास एक पुराने मॉडल की कार है जिसे वाकई आप छकड़ा गाड़ी ही कह सकते हैं। ओवर। सफदर ने हंसते हुए कहा, चलो बहुत है, इस जमाने में किसी के पास सवारी के लिए छकड़ा गाड़ी का भी मौजूद होना नेमत से कम नहीं है। बस उसका चलते रहना शर्त है, चाहे वो रुक रुक कर चले या ठुमक ठुमक कर। ओवर। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, रुक रुक कर चलने की हद तक तो दुरुस्त है, लेकिन ठुमक ठुमक कर चलना मेरी सेहत को मुतासिर कर सकता है। ओवर। सफदर ने कहकहा लगाते हुए कहा, वो कैसे? ओवर। इमरान शायद पूरी तरह मजा लेने के मूड में आ गया था। जैसे गाड़ी का टायर बस्ट होने पर वो ठुमक ठुमक कर चलती है और सवार को भी ठुमके लगने शुरू हो जाते हैं। ओवर। सफदर ने हंसते हुए कहा, लगता है तुम आजकल ठुमकों पर रिसर्च कर रहे हो। ओवर। इमरान ने जवाबन हंसते हुए कहा, उसे अपनी गाड़ी के ठुमके याद आ गए थे। अच्छा, अगर तुम मेरी गाड़ी के ठुमके देखना चाहते हो तो अपनी छकड़ा गाड़ी लेकर न्यू हाईवे पर 30 किलोमीटर के फासले पर आ जाओ। ओवर। इमरान ने कहा, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ओवर। सफदर ने हंसते हुए जवाब दिया। ओवर एंड ऑल। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और घड़ी का विंड बटन दबाकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। फिर वो नशीब से निकलकर सड़क पर आ गया। फिर अपनी कार पर नजर पड़ते ही उसने बेख्तियार अपना सर पीट लिया। लगता है शंकारा जैसे सचमुच मेरे आसाब पर सवार हो गई है। कार की डिग्गी में एक्स्ट्रा स्टेपनी का मुझे ख्याल ही नहीं आया। जितनी देर मैं सफदर से बकबक करता रहा हूँ और जितनी देर में उसने यहाँ तक पहुँचना है, तब तक मैं स्टेपनी बदलकर जमरुक तक पहुँच भी गया होता। उसने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर कार के पास आ गया। उसने कार की डिग्गी खोली मगर उसमें फालतू टायर मौजूद नहीं था। चलो शुक्र है, सफदर से बकबक करना फिजूल साबित नहीं हुआ। उसने गहरा सांस लेते हुए कहा। 15-20 मिनट के बाद सफदर आ गया। उसकी कार वाकई पुराने मॉडल की थी मगर खासी सुबक रफ्तार थी। सुबक रफ्तार ना होती तो इस हाईवे पर उसका आना नामुमकिन ही था। शुक्र है तुम आए तो, वरना ठुमक ठुमक कर मुझे पैदल ही जाना पड़ता। इमरान ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सफदर हंस पड़ा। कहाँ जाने का प्रोग्राम है? सफदर ने पूछा। ससुराल जाने का प्रोग्राम था मगर गाड़ी ने बीच रास्ते में ही धोखा दे दिया है। इमरान ने सर्द आह भरते हुए कहा। आप इतनी दूर ससुराल बना ही क्यों रहे हैं? सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या करूं, तनवीर किसी तरह मेरा आधा घर वाला बनने के लिए तैयार ही नहीं होता। इमरान ने बेचारगी से कहा तो सफदर इस जोर से हंसा कि कार गूंज उठी और वो काफी देर तक हंसता रहा। इमरान के मजाहिया मूड से वो समझ गया था कि वो उसे फिलहाल कुछ बताने से गुरेज कर रहा है। दाएं तरफ चलो। इमरान ने सामने सड़क को दो अतराफ में बढ़ते देखकर कहा। ओ, ये सड़क तो जमरुक की तरफ जाती है, क्या आप जमरुक जा रहे हैं? सफदर ने हैरानी से कहा। मैं अकेला नहीं जा रहा, तुम भी मेरे साथ हो और मेरा ख्याल है ये कार भी हमारे साथ ही जा रही है, बल्कि हमें ले जा रही है। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और सफदर अपने अहमकाना सवाल पर शर्मिंदा हो गया। दाएं तरफ मुड़ने वाली सड़क जमरुक की तरफ ही जा रही थी। उससे आगे सड़क घूमकर फिर इस हाईवे से आ मिलती थी। उस तरफ मुड़ने का मतलब जाहिर है जमरुक ही जाने का था। मेरा मतलब है जमरुक में आपको क्या काम हो सकता है, आप वहाँ क्यों जा रहे हैं? सफदर ने अपनी शर्मिंदगी मिटाते हुए कहा। यार सफदर, अहमकाना सवाल करके मुझे बोर ना करो, मैं पहले ही ज़हनी तौर पर उलझा हुआ हूँ। जमरुक में मैं जाहिर है किसी काम से जा रहा हूँ। इमरान ने इस बार चिल्लाए हुए लहजे में कहा। अब सफदर वाकई बगले झांकने लगा था। उसने खामोश रहने में आफियत जानी। इमरान उसे कुछ बता नहीं रहा था और वो बेमानी सवाल करके जाहिर उसे कुछ बताने पर मजबूर नहीं कर सकता था। उनका ये सफर 2 घंटों तक जारी रहा। फिर वो एक छोटे से कस्बे में दाखिल हो गए। कार मुख्तलिफ रास्तों और बाजारों से होती हुई एक बड़ी और जदीद कॉलोनी में दाखिल हुई तो सफदर ने ब्रेक दिया, ब्रेक पेडल दबा दिया। सामने हर तरफ लोग ही लोग और पुलिस की गाड़ियां दिखाई दे रही थी। काफी फासले पर एक बड़ी कोठीनुमा इमारत मलबे का ढेर बनी हुई थी जिससे धूल और धुआं अभी तक उठ रहा था। ओ, ये क्या हो गया? ये कोठी तो प्रोफेसर अल्बर्ट की थी। इमरान ने बड़े बौखलाए हुए लहजे में कहा और फिर कार का दरवाजा खोलकर तेजी से उस तरफ भागता चला गया। खुले समंदर में आकाश नामी बहरी जहाज निहायत तेजी से आगे बढ़ा जा रहा था। उस जहाज का रुख अफ्रीका की तरफ था। उस जहाज में जाशाल, उसके पुजारी और जंगलों में काम करने वाले माहिर अफराद, जिन्हें वाइल्ड कमांडोज कहा जाता था, सवार थे। बहरी जहाज में हर किस्म का जदीद असला और बड़ी बड़ी मशीनें भी मौजूद थी जिनसे खुदाई और सुरंगें बनाने का काम लिया जा सकता था।
जाशाल ने अपने जंगल के जुनूबी पहाड़ी हिस्से में जाकर एक पहाड़ी कार में बैठकर शैतान के बड़े पुजारी से राब्ता किया था और उसे शंकारा के हुसूल के लिए मदद की दरख्वास्त की थी। बड़े पुजारी ने जाशाल को बताया था कि वो अगर शंकारा को अपने कब्जे में करना चाहता है तो इसके लिए उसे अफ्रीका के घने और पुरअसरार जंगलों में जाना होगा। उन जंगलों में उसे सामी कान नामी वैशी कबीले के एक एक फर और सरदार जकाटा को तलाश करके हलाक करना होगा। फिर उसे उन्हीं जंगलों में एक खास पूजा करके शालाक की पुजारन शाताना को अपने कब्जे में करना पड़ेगा। पुजारन शाताना ही उसे उस पहाड़ तक ले जा सकती है जिसके नीचे काशारा का जिस्म दफन है। फिर जाशाल को पहाड़ के नीचे दबे हुए काशारा के जिस्म को निकालना होगा। काशारा के जिस्म पर एक खास अमल करके उसे एक सिया ताबूत में बंद करना पड़ेगा। फिर उसे उस वक्त तक वहीं रहना होगा जब तक शंकारा खुद उन जंगलों में वापस नहीं आ जाती। बड़े पुजारी ने जाशाल को यकीन दिलाते हुए कहा था कि शंकारा काशारा के जिस्म के हुसूल के लिए लाजमन उन जंगलों में आएगी। वो हर मुमकिन तरीके से काशारा का जिस्म हासिल करने की कोशिश करेगी। फिर वो उसके सामने आएगी जिस पर जाशाल को एक मंत्र पढ़कर उसे बेबस करना होगा। शंकारा की रूह जब उसके बस में आ जाएगी तो वो खुद उसकी रूह को काशारा के जिस्म में दाखिल करने का अमल करे। इस तरह शंकारा हमेशा के लिए उसके कब्जे में आ जाएगी। बड़े पुजारी से मशवरों के बाद जाशाल उसी वक्त वहां से निकल गया था। उसने फौरन काफिरिस्तान हुक्काम से राब्ता किया और अपने असर व रसूख से एक समंदरी जहाज, मशीनरी और वाइल्ड कमांडोस हासिल कर लिए ताकि अफ्रीका के जंगलों में वो अपना काम सहूलत से कर सके। जहाज में 200 वाइल्ड कमांडोस के साथ उसके शागिर्द पुजारी भी सवार थे जिनकी तादाद 100 से ज्यादा थी। जाशाल ने उन पुजारियों को जहाज के मुख्तलिफ हिस्सों में बिठा दिया था और उन्हें एक मंत्र सिखाकर मुसलसल उसका जाप करने की हिदायत दी थी और खुद एक अलग थलग और बड़े कैबिन में आकर बैठ गया था। जहाज अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा था और जाशाल बदस्तूर अपने मखसूस कैबिन में बैठा मुसलसल एक मंत्र का जाप कर रहा था। कैबिन में तेज और इंतहाई कराहियत आमेज बू फैली हुई थी जैसे वहाँ बेशुमार मरे हुए चूहे पड़े हों। जाशाल फर्श पर आलती पालती मारे बैठा था। उसके गिर्द सफेद रंग का बड़ा सा हिसार बना हुआ था। दायरे के चारों हिस्सों में सुर्ख रंग के निशान थे जो जाशाल के सामने, पीछे और दाएं बाएं थे। उन सुर्ख निशानों पर अजीब व गरीब चीजें पड़ी थी। जाशाल के सामने सुर्ख निशान पर एक दिया रोशन था। उसके पीछे सुर्ख निशान पर एक मुर्दा चिपकली थी, जबकि दाएं तरफ एक उल्लू का कटा हुआ सर और बाएं तरफ सुर्ख निशान पर एक इंसानी खोपड़ी पड़ी दिखाई दे रही थी। जाशाल की आंखें बंद थी और उसने दोनों हाथ माफी मांगने वाले अंदाज में जोड़ रखे थे और उसके होंठ मुसलसल हिल रहे थे जैसे वो मुसलसल कुछ पढ़ रहा हो। जाशाल। अचानक जाशाल को हवा में लहराती हुई एक तेज आवाज सुनाई दी और जाशाल ने यकदम आंखें खोल दी। उसकी आंखें खून की तरह सुर्ख थी। उसने दाएं तरफ सुर्ख निशान पर पड़ी हुई इंसानी खोपड़ी की तरफ देखा जिसकी आंखों और नाक के सुराखों से हल्का हल्का सिया धुआं निकल रहा था। आओ काचारी, खोपड़ी से बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें ही बुलाने के लिए जाप कर रहा था। जाशाल ने खोपड़ी की जानिब चमकती हुई और सुर्ख सुर्ख आंखों से देखते हुए कहा। उसकी आवाज में बेपनाह करदगी थी। खोपड़ी से यकलक तेज धुआं निकलने लगा और फिजा में इकट्ठा होकर फैलने लगा। फिर देखते ही देखते उस सिया धुएं ने एक इंसानी कद काट में बदलना शुरू कर दिया। फिर अचानक धुएं में तेज बिजली की लहरें से चमकी और जाशाल के सामने अचानक एक सिया रंग की एक भयानक और खौफनाक बुढ़िया नमूदार हो गई। उस बुढ़िया के बाल बर्फ की तरह सफेद थे। उसकी आंखें भी सफेद थी जिनमें करीने नहीं थे। बुढ़िया का चेहरा जाशाल को वाज़ेह दिखाई दे रहा था, अलबत्ता उसका बाकी जिस्म उसी तरह सिया धुएं में ढका हुआ था। काचारी हाजिर है आका जाशाल, हुक्म। बुढ़िया के होंठ हिले और कमरे में तेज और सरसराती हुई आवाज उभरने लगी। काचारी, तुम सिया धुएं की शैतानी मखलूक हो। मैंने तुम्हें बरसों से एक खास मकसद के लिए इस खोपड़ी में कैद कर रखा था। आज मैं तुम्हें इस खोपड़ी की कैद से आजाद कर रहा हूँ। मेरे सामने मुजस्सम हालत में आ जाओ। जाशाल ने तहकुमाना लहजे में कहा। जो हुक्म आका। बुढ़िया के होंठ हिले। उसी लम्हे धुएं में जैसे चिंगारियां भर गई और वो चिंगारियां तेजी से आपस में मिलने लगी। दूसरे ही लम्हे एक धमाका सा हुआ और बुढ़िया का पूरा जिस्म जाशाल के सामने नमूदार हो गया। उसने सिया रंग का लिबास पहन रखा था। उसकी कमर झुकी हुई थी। बुढ़िया का चेहरा बेहद लंबूतरा था। उसके चेहरे और हाथों की खाल जैसे खुश होकर हड्डियों से चिपक गई थी। उसकी आंखें अंदर को धसी हुई थी और उसका नाक लंबा और आगे से तोते की तरह चोंच की तरह मुड़ा हुआ था। उसके हाथ में सांप की तरह बल खाती हुई एक लकड़ी थी जिसके सहारे वो खड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद उसका जिस्म हौले हौले लरज रहा था। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ आका जाशाल। तुमने मुझे इस खोपड़ी से रिहा करके खौफनाक अजाब से निकाल लिया है। कहो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? बुढ़िया ने, जिसका नाम काचारी था, कांपती हुई आवाज में कहा। काचारी, क्या तुम अफ्रीका के जंगलों में झांक सकती हो? जाशाल ने उसकी तरफ गहरी नजरों से देखते हुए कहा। हाँ आका, मैं पाताल की लामहदूद गहराइयों तक भी झांकने की सलाहियत रखती हूँ। काचारी ने मुअद्दबाना अंदाज में जवाब देते हुए कहा। तो फिर देखो, अफ्रीका के जंगलों में वहशियों का एक कबीला सामी कान मौजूद है। मुझे देखकर बताओ कि वहाँ क्या हो रहा है।
उस कबीले के सरदार जकाटा, कबीले का बड़ा पुजारी, ताकत देवता और शालाक कहाँ है, और शालाक की पुजारन शाताना का भी पता लगाओ। इसके अलावा मुझे ये भी बताओ कि अगर मैं पुजारन शाताना को छोड़कर उन तीनों को फना करना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा? जाशाल ने कहा। काचारी चंदलम ने गौर से जाशाल को देखती रही, फिर उसने दाएं बाएं सर हिलाते हुए आंखें बंद कर ली और हाथ में पकड़ी हुई लाठी को आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर मारने लगी। उसके होंठ हिल रहे थे जैसे वो कुछ पढ़ रही हो। चंद लम्हे वो इसी तरह लहराती और पढ़ती रही, फिर उसने अचानक लाठी जोर से जमीन पर मारी और आंखें खोल दी। इस बार उसकी आंखों में जैसे सुर्ख सुर्ख अंगारे से दहक उठे थे। यूं लग रहा था जैसे उसके सारे जिस्म का खून उसकी आंखों में सिमट आया था। आका, उसके मुंह से घबराहट ज्यादा आवाज निकली। क्या हुआ? क्या देखा है तुमने? और ये तुम्हारी आंखें इस कदर सुर्ख क्यों हो गई हैं? जाशाल ने बुढ़िया की सुर्ख आंखें देखकर तेज लहजे में पूछा। काले बादल, आग और खून। मैं सामी गान पर छाए हुए काले बादल देख रही थी। आका, वहाँ हर तरफ आग फैली हुई है, हर जगह खून बिखरा हुआ है, तेज आंधियां चल रही हैं और वहाँ खौफनाक तूफान आया हुआ है। काचारी ने लरसते हुए लहजे में कहा। ओ, ये तुम क्या कर रही हो काचारी? जाशाल ने बुरी तरह से चौंकते हुए कहा। मैं सच कह रही हूँ आका, मैंने काले बादलों को चीरकर उनके अंदर झांकने की कोशिश की थी, मगर अचानक उन काले बादलों में बिजलियां सी चमकना शुरू हो गई थी। फिर इस कदर तेज बिजली चमकी जिससे मेरी आंखें सुर्ख हो गई। उस रोशनी ने मेरी आंखों की रोशनी खत्म कर दी है आका। मैं अंधी हो गई हूँ आका, मैं अंधी हो गई हूँ। काचारी ने लरसते हुए लहजे में कहा तो जाशाल का चेहरा गुस्से से बिगड़ता चला गया। तुम अंधी हो गई हो? इसका मतलब है तुम मुझे ताकत देवता, शालाक, पुजारन शाताना और सामीगान कबीले के सरदार जकाटा के बारे में कुछ नहीं बता सकती। जाशाल ने गुर्राते हुए कहा। हाँ आका, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकी। काचारी ने कहा। अगर तुम अंधी हो गई हो तो तुम मेरे लिए बेकार हो गई हो। बेकार चीजों को मुझे अपने पास रखने का कोई शौक नहीं है। जाशाल ने हलक के बल गुर्राते हुए कहा। आका, मैं काचारी ने कांपते हुए कहा। नहीं काचारी, मुझसे रहम की उम्मीद मत रखना। तुम जानती हो जाशाल की लुगत में रहम नाम का कोई लफ्ज नहीं है। जाशाल ने कहा। नहीं आका, मुझे फना मत करना। मैं काचारी ने खौफ से थरथराते हुए कहा। नहीं, अब मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकता। जाओ, फना हो जाओ। जाशाल ने इंतहाई गजबनाक लहजे में कहा। इससे पहले कि काचारी कुछ कहती, उसी लम्हे एक जोरदार कड़ाका हुआ। बिजली की तेज लहरें चमकी और बुढ़िया का वजूद अचानक धुआं बनकर वहां से गायब हो गया। जो ताकत जाशाल का काम नहीं कर सकती, जाशाल उसे फना कर देता है। यही जाशाल का उसूल है। जाशाल ने जख्मी भेड़िए की तरह गुर्राते हुए कहा, फिर उसने आंखें बंद की और एक मंत्र पढ़ने लगा। शैगाल हाजिर हो। मंत्र पढ़ने के बाद जाशाल ने अचानक आंखें खोलकर चीखते हुए अंदाज में कहा। उसी लम्हे उसके सामने चिराग का शोला भड़का, फिर अचानक चिराग से आग का शोला अलग हुआ और तेजी से जाशाल के सामने फैलता चला गया। फिर एक जोरदार कड़ाका सा हुआ और शोले की जगह वहाँ एक सियाह रंग का दुबला पतला इंसान नमूदार हो गया। उस सियाह इंसान की शक्ल बेहद डरावनी थी। उसके जेरे हिस्से पर सुर्ख रंग का लंगोट कसा हुआ था। उसका सर गंजा था और उसकी आंखें बड़ी बड़ी और सुर्ख थी, जो बाहर को उबली हुई दिखाई दे रही थी। उसके होंठ भी बेहद मोटे और सुर्ख थे, जैसे वो किसी का ताजा खून पीकर आया हो। उस सियाह फाम के एक हाथ में नेजा था और उसके दूसरे हाथ में सब्ज रंग का एक नाग था, जिसे उसने गर्दन से पकड़ रखा था। नाग के बल उसके बाजू से लिपटे हुए थे। शैगाल हाजिर है आका। बदशक्ल सियाह फाम ने जाशाल के सामने झुकते हुए निहायत मुअद्दबाना लहजे में कहा। सामी गान कबीले की खबर लाओ जल्दी। जाशाल ने तहकुमाना लहजे में कहा। जो हुक्म आका। सियाह फाम शैगाल ने कहा और अचानक वहां से गायब हो गया। इमरान का चेहरा सुता हुआ था। उसकी आंखों में शदीद परेशानी और गुस्से के आसार दिखाई दे रहे थे। प्रोफेसर अल्बर्ट की कोठी जिस खौफनाक अंदाज में तबाह की गई थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि ये उस खबीज बदरू शंकारा का काम है, उसने लाजमन अपनी ताकतों से मालूम कर लिया होगा कि इमरान उसके सिलसिले में प्रोफेसर अल्बर्ट से मिलने जा रहा है और उसका प्रोफेसर अल्बर्ट की कोठी पर हमला कराना इस बात का सबूत था कि शंकारा प्रोफेसर अल्बर्ट से गायब हो गई थी और वो शंकारा के सिलसिले में इमरान की कोई ना कोई मदद जरूर कर सकता था। ये इमरान की खुशकिस्मती थी कि रास्ते में उसकी कार का टायर बस्ट हो गया था, जिसकी वजह से उसे यहाँ पहुँचने में वक्त लग गया था, वरना वो भी प्रोफेसर अल्बर्ट के साथ हलाक हो जाता। प्रोफेसर अल्बर्ट की कोठी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी। उसके इर्द गिर्द भी कई इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा था। कोठी के मलबे को हटाकर वहां से लाशें निकाले जाने का इंतजाम किया जा रहा था। लोगों के कहने के मुताबिक कुछ गुंडे 2 कारों में आए थे और उन्होंने कारों से निकलकर उस कोठी पर अचानक बमों से हमला करके उसे तबाह कर दिया था और फिर वो जबरदस्त फायरिंग करते हुए वहां से फरार हो गए थे। पुलिस लोगों से पूछगुछ कर रही थी। हमला आवरों के हुलिये उनकी कारों के रंग, मॉडल और उनके नंबर पूछ रही थी, मगर इस खौफनाक सूरत हाल में वहाँ इस वक्त किसी को होश रह सकता था कि वो उन लोगों की कारों के मॉडल या नंबर याद रख सके।
البتہ چند ایک نے کاروں کے رنگ اور حملہ آوروں کے کسی حد تک حلیے ضرور بتا دیے تھے۔